हेलो शिवपाल सिंह, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, जी 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 आवाज। सर। हाँ हाँ हाँ, आवाज आ रही है सर। आवाज आ रही है। बोलिए, फिर जी आवाज आ रही है, बोलेंगे तभी तो बात बनेगी। आप चुपचाप बैठ रहे हैं, कैमरा भी ऑन नहीं करेंगे, बोलेंगे भी नहीं, तो बताइए हम कैसे पढ़ा पाएंगे? है ना? बोलते चलते रहिए तब तो ठीक है। हाँ, तो देखो लाइव क्लास का मतलब यही होता है। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब ये, जैसे आप लोग ऑफलाइन क्लास में जाते हैं, है ना, बातचीत करते हैं, जी ऐसे ही यहाँ पर आपको बातचीत करना है। मतलब ज्यादा नहीं करना है, इतना तो पता होना चाहिए आप जाग रहे हो मेरे साथ। ठीक है। जी हाँ, नहीं तो फिर हम सो जाएंगे, क्या फायदा होगा फिर। यस। क्योंकि पूरा देखो क्या होता है, जब शाम का क्लास होता है 8 बजे वाला, इसके बाद एक और है, तो 8 बजे वाले क्लास में एक अलग सी थकान होती है। तो आप लोग थोड़ी एनर्जी देते रहेंगे बातचीत करके, तो हमें एनर्जी बनी रहेगी। 8:30 बजे से क्लास शुरू होती है सुबह से, है ना। अभी जी यूपीएससी है, 4 अक्टूबर को थोड़ा ज्यादा बर्डन हो जाता है। देखिए आप लोगों को एनसीईआरटी जो है, देखो पहली बात, आप लोग जो एनसीईआरटी ज्वाइन करते हो या एनसीईआरटी पढ़ते हो या एनसीईआरटी के बारे में जब सोचते हो, तो सबसे पहले माइंड में एक जो चीज आपके होती है, वो ये है कि एनसीईआरटी जो है वो इस बेस है। एक बार बात ध्यान से समझ लीजिए, आप लोग जितने भी लोग एग्जाम दे रहे हैं यूपीएससी के बारे में सोच रहे हैं, अगर आपने एनसीईआरटी के बारे में सोचा है, ठीक है, तो आप इतना तो हमें समझ में आ गया कि आप यूपीएससी को रियल में समझ रहे हो। अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ने का सोच रहे हो, वो भी क्लास में, तो इतना तो समझ में आ गया कि आप यूपीएससी की रियलिटी को समझते हो। क्योंकि जी एनसीईआरटी को वही पढ़ता है जो वास्तव में रियलिटी को समझता है, वरना तो लोग अयंत में, बाकी जो भी है उनमें हवा हवाई में रहते हैं। तो एनसीईआरटी को आप कर रहे हो, इसका मतलब है आपको वो उस क्राउड से आप अलग हो, जो दृष्टि के नोट से या विजन के नोट से या अरिहंत से पास होना चाहता है। और आप लोग सब ऐसे इसको रियलाइज कर रहे होगे कि एनसीईआरटी बच्चों के लिए पढ़ने की चीज नहीं है। ये बात समझ जाइए आप लोग कि ये है ना, जी 6th क्लास की एनसीईआरटी है या 12th क्लास की एनसीईआरटी है, यार ये क्या है। तो एनसीईआरटी बच्चों का गेम नहीं है, बच्चों का काम नहीं है। और एनसीईआरटी तब समझ में आती है जब आप बहुत कुछ पढ़ लेते हो। लोग बोलते हैं कि जी एनसीईआरटी से शुरू करो, तब चीजें समझ में आएंगी। और इसीलिए एनसीईआरटी समझ में कभी नहीं आती कि आप उसको हल्के में लेते हो। एनसीईआरटी, जो मेरे एक टीचर थे यूपीएससी जिसने पढ़ाया था, उन्होंने कहा था कि एनसीईआरटी इज द आंसर ऑफ यूपीएससी। एनसीईआरटी इज द आंसर ऑफ यूपीएससी। ठीक है। जब हम लोग पढ़ते थे तो एक ऑप्शनल, दो ऑप्शन हुआ करते थे, 2007, 8, 9, 11 तक, 12 तक, फिर एक हो गया। तो रियल में एनसीईआरटी है वो आंसर है यूपीएससी का। अगर बिल्कुल एग्जैक्ट चीजें लिख दोगे, दैट विल बी द बेस्ट आंसर। उसका मैं एक आपको रीजन बताता हूँ कि एनसीईआरटी आपको क्यों मन लगा के पढ़नी है। क्योंकि एनसीईआरटी, कुछ लोग ये बोल देते हैं कि ये डेटा ऑथेंटिक है, कुछ लोग ये बोल देते हैं कि अच्छी बुक है। लेकिन मैं आपको बताऊं, एनसीईआरटी इज अ डेटा ऑफ गवर्नमेंट। एनसीईआरटी इज अ डेटा ऑफ गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट का डेटा है और ये पूरे इंडिया में मिलता है। यूपीएससी हर कोने से, हर स्टेट से, हर धर्म से, हर जगह से, हर जाति से स्टूडेंट को लेना चाहता है। अगर मान लीजिए कुछ मटेरियल ऐसा है जो सिर्फ दिल्ली के मुखर्जी नगर में मिलता है, यहाँ पर दिल्ली में, या कोई कोचिंग है, हम, ठीक है, ये तो जूम ऐप क्लास है तो हम नाम भी ले सकते हैं, यूट्यूब पे तो जाएगा नहीं, जैसे बाजीराम है, एलएस है, चाणक्य है, और भी कई सारी कोचिंग है। तो अगर सिर्फ उन्हीं से आईएएस बनते तो बाकी लोग क्या करेंगे? ठीक है। तो एनसीईआरटी इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये गवर्नमेंट का सोर्स है और ये पूरी इंडिया में अवेलेबल है। इसको लक्षद्वीप में बच्चा अगर सीबीएसई में है तो वो पढ़ता है, मणिपुर में अगर बच्चा सीबीएसई में है तो वो पढ़ता है, गुजरात में है तो वो पढ़ता है, और कश्मीर में है तो वो पढ़ता है। तो एनसीईआरटी इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि जो यूपीएससी के क्वेश्चन है वो सीधे सीधे एनसीईआरटी से रहते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन बनाता है यूपीएससी, मान लीजिए लक्ष्मीकांत से, सपोज कीजिए, एक बुक का नाम लेते हैं लक्ष्मीकांत। तो लक्ष्मीकांत जो बुक है वो हिंदी और इंग्लिश में है, दो भाषाओं में। बात समझना इस चीज को। और ये आपको बहुत सी चीजें आपको आपके पास से हटा देगा कि क्या सिलेबस हो, क्या मटेरियल हो। हमने कहा हमारी लक्ष्मीकांत हम पॉलिटी के लिए मान लेते हैं,
तो जो लक्ष्मीकांत बुक है वो केवल इंग्लिश में और हिंदी में है, ठीक, 2 भाषाओं में है। अगर कोई बच्चा तमिल से पढ़ रहा है, अगर कोई बच्चा बंगाली भी पढ़ रहा है, ना तो उसको इंग्लिश आती ना हिंदी आती, वो कैसे पढ़ेगा, है ना। तो मतलब क्या है, जो एनसीईआरटी है वो सभी भाषाओं में है, यानी जो गवर्नमेंट के सोर्स है वो सभी भाषाओं में है। तो ये ध्यान रखना है, गवर्नमेंट के सोर्स एनसीईआरटी है, गवर्नमेंट के सोर्स डीडी न्यूज है, गवर्नमेंट का सोर्स आरएसटीवी है, गवर्नमेंट का सोर्स पीआईबी है। अगर इनको आप सभी को फॉलो करोगे, दैट इज अ बेसिक एंड कंप्लीट, यानी क्या बोला, दैट इज बेसिक एंड कंप्लीट स्टडी मटेरियल फॉर यूपीएससी। बाकी हमें नहीं पता कि बीपीएससी में क्या होता है, जेपीएससी में, यूपीपीसीएस में, क्योंकि इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको लोकल की बुक से मिल जाएंगी, लेकिन अगर आपको आईएएस के बारे में सोच रहे हैं तो एनसीईआरटी और गवर्नमेंट डेटा के बारे में ही सोचिए आपको, ठीक है। तो हम जो एनसीईआरटी, और एक तो चीज ये है कि अगर आप कंप्लीट एनसीईआरटी की बात करते हैं तो आपको एनसीईआरटी किस किस सब्जेक्ट की पढ़नी चाहिए, थोड़ा मैं ब्रीफ कर देता हूं आपको, ठीक है। किसकी पढ़नी चाहिए, जैसे आपको मैथ की एनसीईआरटी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैथ की एनसीईआरटी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, साइकोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यानी किस किस की एनसीईआरटी पढ़ना है वो समझ लीजिए। हिस्ट्री, हिस्ट्री की आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, ज्योग्राफी, आपको ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ना है, आपको साइंस की एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक है, आपको इकोनॉमी की एनसीईआरटी पढ़ना है, आपको पॉलिटी की एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, और आपको एनवायरनमेंट की एनसीईआरटी पढ़ना है, एनवायरनमेंट की। तो आपको ये एनसीईआरटी पढ़नी है। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये हम लोग लिख देते हैं 6 to 12, कंप्लीट 6 to 12 नहीं करना है आपको। जैसे हम बताएं कि साइंस है, साइंस अगर आपको 6 to 10 करेंगे सफिशिएंट है। 11th और 12th का साइंस यूपीएससी नहीं पूछता है, ये बात ध्यान रखना है। यूपीएससी के जो क्वेश्चन है आपके, यूपीएससी के वो मैक्सिमम क्वेश्चन 90% जो क्वेश्चन है वो आपके रहते हैं 10th क्लास तक। 90% क्वेश्चन 10th क्लास तक रहते हैं। अगर 100 क्वेश्चन है, 100 में 90 क्वेश्चन आपकी 10th क्लास के एनसीईआरटी होंगे। साइंस तो पूरा 10th क्लास तक होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। हिस्ट्री का एनसीईआरटी, जैसे हिस्ट्री एनसीईआरटी में 9th और 10th और 11th कोई रेलेवेंट नहीं है, ठीक। आपको 10th की एनसीईआरटी, 11th की, 9th की जरूरत नहीं पड़ने की। 6, 7, 8 और 12 इसकी एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। तो वो सारी चीज हम अपने हिसाब से देख लेंगे। लेकिन एनसीईआरटी पढ़ने के बाद मैं ये सब क्यों बता रहा हूं आपको, कि कहीं आप एनसीईआरटी को मजाक में ना लें, है ना। फीस कम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सबऑर्डिनेट है, ये सपोर्टिंग है। एक बात आपको ध्यान रखना है, अगर आप एनसीईआरटी को आप समझ लेते हैं तो केवल और केवल आपको यूपीएससी के लिए करंट अफेयर्स ऐड करना पड़ेगा, केवल करंट अफेयर। फिर इसके बाद जो चीजें बचती हैं वो करंट अफेयर्स पढ़ता है, और साथ में जो आपकी 21 ईयर एज है वो बचती है, कि आप 21 साल की उम्र में क्या सोचते हैं और करंट अफेयर्स क्या है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज को समझना है आपको कि ये बहुत सीरियस होकर समझना है, और हर चीज को समझना है। एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज से लेकर, मैप से लेकर, डायग्राम से लेकर सब कुछ समझने की चीज है। और सबसे खूबसूरत बात ये एनसीईआरटी में कि आप जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार कुछ न कुछ नया मिलेगा आपको। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, यूपीएससी में जो 100 क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स के, उसमें 75 क्वेश्चन सीधे सीधे एनसीईआरटी होते हैं, सीधे सीधे। और 25 क्वेश्चन वो होते हैं 20, जैसे मान लीजिए जितने क्वेश्चन आते हैं आपके 100 क्वेश्चन आते हैं पीसीएस यूपीएससी प्री में, 100 में 75 क्वेश्चन एनसीईआरटी से रहते हैं। और जो क्वेश्चन रहेंगे 25, इन 25 क्वेश्चंस में, 25 क्वेश्चन में जो 15 क्वेश्चन है वो करंट से रहते हैं, 15 क्वेश्चन, और जो 10 क्वेश्चन है वो आपके मिसलेनियस से रहते हैं। 10 क्वेश्चन वो हैं जो किसी से नहीं होते। मतलब आप ये समझ ही नहीं पाएंगे ये हिस्ट्री से है कि सोशियोलॉजी से है कि ज्योग्राफी से है कि इकोनॉमी से है। मेरी बात समझ रहे हैं कि 15 क्वेश्चन करंट अफेयर से, 10 क्वेश्चन मिसलेनियस, और 75 क्वेश्चन एनसीईआरटी से। एक बात मैं आपको फिर समझा दूं आपको कि आप 21 वाला यूपीएससी दें या ये दें, हर क्वेश्चन
करंट से रिलेट करके पूछता है। जैसे आपको हम एग्जांपल देते हैं, आज की डेट में, आज की हम बात करें, हमारे यहाँ डेट में अभी मान लीजिए कुछ दिन पहले खासकर जो मध्य प्रदेश की घटना हुई थी सरकारों को लेकर, फिर महाराष्ट्र की हुई, फिर राजस्थान की हुई, तो इसमें एक कानून है पॉलिटी में, यानी कोई एमएलए एमपी पार्टी को छोड़ के जाता है, ठीक है, तो जैसे पहले सिंधिया जी गए, फिर सचिन पायलट गए, मतलब गए आए जो भी है, उसके बाद उससे पहले महाराष्ट्र में उठापटक हुई, तो ये सब चीजें करंट की थी। अब मेरी बात समझना, तो ये प्रोविजन एनसीईआरटी में कहां पर है, ये क्वेश्चन बनेगा। अनुसूची 10 में है दल बदल कानून। तो मेरी बात को ध्यान से समझना है आपको कि चीजें आएंगी बेसिक से, लेकिन सब्जेक्ट वो होगा जो करंट में न्यूज में है ना। जैसे इस बार जो निर्भया वाला कांड था, ठीक है, निर्भया वाले कांड में बहुत सारी बातें हुई है ना, कई सारी पिटीशन हुई, यानी दया याचिका क्या है और क्यूरेटिव पिटीशन क्या है, जुडिशियरी रिव्यू क्या है ना, और इंटरनेशनल कोर्ट क्या है, बहुत सारी बातें न्यूज में रही। उससे वो कभी नहीं पूछेगा कि पवन कौन था, अक्षय कौन था, फांसी किसकी उसको हुई, नहीं। जो उनके अक्षय, पवन या जो भी 4 लोग थे, उनको फांसी देने में जो प्रोविजन था सुप्रीम कोर्ट का और राष्ट्रपति का, तो क्या था, कैसे था, कौन से अधिकार सुप्रीम कोर्ट के थे, कौन से राष्ट्रपति के, ठीक है। तो जो चीजें न्यूज में रहती है क्वेश्चन वही पूछता है। इससे कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो यूपी के विधायक थे कुलदीप सेनगर, उनकी फाइल को दिल्ली मंगाया था हाई कोर्ट में, तो पूछे, मतलब कुलदीप सेनगर तो न्यूज में है, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा राइट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कि क्या अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के। तो मतलब क्या है कि आपको सब कुछ पढ़ना है, लेकिन उस चीज को जरूर पढ़ना है जो न्यूज में है। यूपीएससी कभी नहीं पूछता अर्जेंटीना के राष्ट्रपति कौन बने, कभी नहीं पूछता, नहीं पूछेगा। वो पूछेगा कि ब्राजील में जो फॉरेस्ट हैं वो किस लिए जाने जाते हैं, ब्राजील के जो सेल्वास फॉरेस्ट हैं वो किस लिए जाने जाते हैं, सेल्वास जो वन है, क्योंकि ब्राजील के वनों में आग लगी थी, ठीक है, तो ब्राजील के वन चर्चा में थे, तो ब्राजील के वनों के बारे में पूछेगा, ठीक है, ना कि ब्राजील के राष्ट्रपति के बारे में पूछेगा। तो आई थिंक हमारी बात समझ गए होंगे कि आप लोग एग्जाम 21 वाला दे रहे हो। अच्छा, आप लोगों में कोई ऐसा है जो 20 वाला एग्जाम दे रहा है, 2020 वाला या 21 वाला, बोलिए बताइए। 8 लोग हैं, शिवपाल सिंह, दीपू सिंह यादव, कोई ऐसा है जो 2020 वाला एग्जाम अटेंड कर रहा है? जी बताएं, किसी का अगर कोई है तो। शिवपाल सिंह यादव, बोलिए आवाज। सर क्या कर लिया मुकेश कुमार से में? यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो बताइए दीपू सिंह यादव, कब पेपर दे रहे हैं आप? हम तो अभी निकलेगा फॉर्म तो सर, फॉर्म फिलअप करेंगे उसके बाद है, नहीं बोलो तो क्लियर हो गया। मतलब 21 वाला टारगेट कर रहे हैं कि 22 वाला या 20 वाला? 20 वाला तो निकल गया, 21 वाला आ रहा है और 22 वाला करेंगे। 22 वाला सर, ओके, 2022 वाला, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी टाइम 21 वाले के लिए भी है ना, क्योंकि पेपर है 27 जून को, और यूपीएससी की जो प्रीलिम्स की तैयारी है, अगर आप अच्छे से करते हो तो 8 महीने में कंप्लीट हो जाती है। अच्छे से करने का मतलब है कि आप भी करते रहो और कोचिंग वाले भी कराते रहें। तो 1.5 साल 2 साल 3 साल इसलिए खिंचता है कि आप लोग कोचिंग वाले भी नहीं करा पाते और आप लोग भी डाइवर्ट हो जाते हो। तो अगर आप मेहनत से दोनों लोग लगे रहे, हम भी लगे रहे, आप भी लगे रहो, 8 महीने में कंप्लीट तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज है। और बाकी अभी कौन था, रियलमी का नाम क्या है, इनका कुछ बता नहीं रहे ये, ठीक, ओप्पो AK। आप लोग जब भी आए तो थोड़ा सा, तो ये चीजें हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, जब भी आप दें 21 वाला दें या 22 वाला दें या 20 वाला दें, 20 वाला तो खैर आप लोग नहीं देंगे, 21 वाला ही देंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी को पूरा कवर करेंगे तो मात्र 10% चीजें बचेंगी जो आपको अलग से करनी पड़ेंगी, बट ये है शर्त कि अच्छे से एनसीईआरटी आप कर लीजिए। और अच्छे से एनसीईआरटी आप तभी कर पाएंगे जब आप ये सोच के बैठेंगे कि एनसीईआरटी 90% सिलेबस कवर करता है। अगर आप लोग ये सोचेंगे अरे फीस कितनी है, 5-6 हजार तो फीस है,
कर लेते हैं, जब ये आपने सोचा कर लेते हैं, तभी गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि 1.5 लाख 2 लाख फीस देने के बाद भी वो भी यही बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ो, यही तो बोलते हैं। अगर आप लोगों ने कोचिंग की होगी यही बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ो। और क्वेश्चन जब तक आप यूपीएससी को समझते हो तब भी आपको समझ में आता है कि यार ये तो कुछ था ही नहीं एनसीईआरटी के अलावा। हम फालतू में डीडी बसु, अरिहंत, लक्ष्मीकांत पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहे ना। तो ये चीज है, तो इसको आप ध्यान में रखना है कि आप जो कर रहे हो वो सपोर्टिंग नहीं है, वही मेन काम है, वो सबऑर्डिनेट नहीं है, वो काम चलाऊ नहीं है, वही है यूपीएससी की तैयारी जो आप एनसीईआरटी करोगे। काम चलाओ मत समझना, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं। हाँ जी, सिंपल कुछ कह रहे थे? नहीं सर। ओके, कोई डाउट तो नहीं है? पूछ लेना, जो भी हो पूछ लेना, बता देना, क्योंकि ये डिस्कशन है हमारा आपका, ये कोई यूट्यूब नहीं है कि कुछ नहीं बोल पाओगे आप। हमारी अच्छी क्लास आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अब हम शुरू कर देते हैं हिस्ट्री को। देखो हिस्ट्री क्या होता है कि जब भी हम 6 क्लास से शुरू करना चाह रहे थे, लेकिन हमने कहा चलो 12th से करते हैं, क्योंकि यहाँ हमारा पर्पस ये है कि अगर आपने 12th से शुरू की तो कुछ भी हिस्ट्री बचेगा नहीं, सब चीजें। तो मतलब ये है हम आपको एनसीईआरटी प्लस, है ना। अब प्लस की बात आती है, एनसीईआरटी प्लस, सिर्फ एनसीईआरटी ही नहीं कराएंगे, है ना, प्लस जो भी उससे रिलेटेड जीएस है वो हम सब कराएंगे। बस देखो, नाम तो आपका है कि एडमिशन आप ले रहे हो एनसीईआरटी में, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी रटवा दें, तो उससे कोई मतलब नहीं होता, है ना। मोस्टली ये जब मैं एनसीईआरटी का क्लास शुरू करने वाला था तो ये बहुत दिन में सोचता रहा कि यार एनसीईआरटी शुरू की जाए तो कैसे की जाए। फिर हमने कई सारे वीडियो देखे यूट्यूब पर, ठीक है, कि ये लोग कैसे करवाते हैं। कुछ चीजें मेरी बहुत सच हैं, ठीक है। बहुत दिन तक मेरे समझ में नहीं आया कि एनसीईआरटी जो है वो शुरू हम करवा रहे हैं तो कैसे करें, तो क्या क्या चीजें हम कैसे करवाएं। तो हमने देखा कि लोग क्या कर रहे हैं कि वो इस तरह से बुक्स को खोल रहे हैं और उसको अंडरलाइन करते चले जा रहे हैं, अंडरलाइन बोलते हैं ये है ये है ये है ये है, इस तरह से। तो ये मतलब बुक को उन्होंने खोल लिया है, बस उसको अंडरलाइन करते चले जा रहे हैं। तो मुझे लगा ये तरीका ठीक नहीं है ना। तो आपको भी पसंद नहीं आएगा कि मैं कोई किताब लूं और उसको एक तरह से अंडरलाइन करते चला जाऊं, तो वो तो आप भी कर सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो टॉपिक हमारा एनसीईआरटी से रहेगा, बाकी चीजें पूरा कंप्लीट जीएस रहेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर रहिए कि हम सिर्फ आपको एनसीईआरटी ही करवाएंगे, ऐसा नहीं है, हम आपको कंप्लीट चीजें देंगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो सीधे सीधे हम लोग बात करते हैं 12th क्लास की एनसीईआरटी की, ठीक है। 12th क्लास एनसीईआरटी, 12th क्लास की एनसीईआरटी हम शुरू करेंगे हिस्ट्री की, हिस्ट्री यानी इतिहास की, ठीक है। तो इस जो हिस्ट्री में 12th क्लास की हिस्ट्री में 3 एनसीईआरटी है, ठीक है। एक बात ध्यान रखना आप लोग, जो 12th की एनसीईआरटी है उसमें 3 है। एक मिनट, थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ। तो एनसीईआरटी 12th में जो है हिस्ट्री की, वो 3 एनसीईआरटी है, ठीक है। पहली एनसीईआरटी है एंशिएंट इंडिया की, दूसरा पार्ट है मिडिवल इंडिया का, और तीसरा है मॉडर्न इंडिया का। एक सबका कॉमन क्वेश्चन होता है जब भी हम लोग सेमिनार लेते हैं, हमारा सेमिनार संडे को होता है 5 बजे, वो जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि बहुत टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके स्टूडेंट्स के, आप सब लोगों के। तो 3 टाइप एनसीईआरटी की बात करते हैं। एनसीईआरटी जब भी बात होती है कि ओल्ड पढ़े या न्यू पढ़े, ये चीज ये भी आती है ना। एनसीईआरटी ओल्ड वाली पढ़े या न्यू वाली पढ़े, आप लोगों का क्या सोचना है इस बारे में, कौन सी एनसीईआरटी पढ़ी जानी चाहिए? क्यों बताएं शिवपाल सिंह, और तो नाम ही किसी का नहीं लिख के आ रहा है, मैं क्या बोलूं। सुरेश, ओल्ड वाला है सर, ओल्ड वाला ही पढ़ना चाहिए। वो हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या लगता है आपको, क्या बताया गया आपको मार्केट में? ओल्ड वाला ही पढ़ने था। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, बहुत सीधा सीधा है, कुछ चीजें प्रैक्टिकली सोचिए। मान लीजिए कि मैं यहाँ खड़ा हूं और मुझसे ये बोला जाए
कि आप कोई हिस्ट्री का पेपर बनाइए, सपोज कीजिए, मैं जो कह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए। ओप्पो A1 क्या हैंड राइज कर रहे हैं बताइए, कोई दिक्कत नहीं, आप बोलिए जो भी बोलना है। पहले मेरी बात सुन लीजिए, अगर हमसे ये कहा जाता है आपको हिस्ट्री का पेपर बनाना है तो हम क्या करेंगे? जो हमारे पास अभी बुक्स हैं उसी बुक्स को निकालेंगे और हम उससे क्वेश्चन बनाएंगे। ध्यान समझिए इस चीज जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये बहुत मार्केट में मिसगाइडिंग हो रहा है कि पुरानी पढ़ो एनसीईआरटी पढ़ो। प्रैक्टिकल समझिए, आप लोगों से अभी ये कहा जाए कि आप हिस्ट्री से क्वेश्चन बनाइए या मुझसे कहा जाए हिस्ट्री से क्वेश्चन बनाइए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? एक बात ध्यान रखना आप लोग, यूपीएससी का जो भी क्वेश्चन बनता है वो दिमाग से नहीं बनता, वो बुक से बनता है। उसका रीजन बताऊं मैं क्या? अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन बुक्स में किसी और तरीके से है और हमने दिमाग से कुछ और बना दिया, ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे? सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे और यूपीएससी फंस जाएगी। पहली बात ध्यान रखना है कि किसी प्राइवेट बुक से यूपीएससी क्वेश्चन क्यों नहीं बनाता है, उसका रीजन समझना है। मान लीजिए अरिहंत से हमने बना दिया, तो क्या लगता है आप यूपीएससी सुप्रीम कोर्ट में अरिहंत को लेके जाएगा कि भाई नहीं हमने अरिहंत से बनाया है? तो यूपीएससी हमेशा गवर्नमेंट डेटा को सामने रखेगा कि देखो भैया हमने क्वेश्चन यहां से बनाया है और ये आपने 7th क्लास में एनसीईआरटी पढ़ी थी, ठीक है, तो आपको डेटा प्रूफ दे देगा, आप सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक। अगर उसने क्वेश्चन आज की डेट में, अब जो मैं बोल रहा हूं ध्यान समझिएगा, अगर उसने आज की डेट में क्वेश्चन दे दिया पुरानी वाली एनसीईआरटी से, ठीक है, पुरानी वाली एनसीईआरटी से, तो आज के जो बच्चे पढ़ के आ रहे हैं उन्होंने तो पुरानी नहीं पढ़ी, तो वो कैसे करेंगे? पहली बात, ठीक है, पहली बात ये है कि आज के जो बच्चे पढ़ के आ रहे हैं उनको नई एनसीईआरटी उन्होंने पढ़ी है, पुरानी उन्होंने नहीं पढ़ी, तो यूपीएससी चाहेगा कि हमेशा नई एनसीईआरटी क्वेश्चन बनाए। दूसरा रीजन नई एनसीईआरटी बनाने का, अरे हमारे पास जो अभी बुक है उसी से तो बनाएंगे या हम कहीं ढूंढने जाएंगे मार्केट में? क्यों जाएंगे? जो अभी चल रही है, जो सुप्रीम कोर्ट मान रहा है, जो गवर्नमेंट मान रही है, उसी को हम उठा लेंगे, उसी से एक लाइन देख के हम लिख देंगे, बना देंगे। कुछ लोग, ये बुद्धिमान लोग ऐसा कहते हैं कि किताब से क्वेश्चन नहीं बनते। एक बात बताइए, अगर आप एनसीईआरटी की लाइन नहीं उठाएंगे तो कुछ जरा भी गलत कुछ हो गया तो यूपीएससी अपना बचाव कैसे करेगा? यूपीएससी ये बचा देगा मैंने अपने दिमाग से क्वेश्चन बना दिया। आपके दिमाग से देश चलता है? देश तो प्रूफ से चलता है ना। तो बोलेगा नहीं जी देखिए ये एनसीईआरटी की इस पेज में है, ठीक है। तो पहला रीजन है कि आज के बच्चों ने नई एनसीईआरटी पढ़ी है, इसलिए वो नई से बनाने की कोशिश करता है। दूसरी बात, उसके पास जो अवेलेबल है एनसीईआरटी वो नई वाली है, ठीक। और जो तीसरा जो कारण है वो ये है कि नई एनसीईआरटी को ही प्रचार में लाना है, प्रचार करना है नई एनसीईआरटी को ही। तो नई एनसीईआरटी को बढ़ाना भी चाह रही है गवर्नमेंट, और नई एनसीईआरटी उसके पास है भी, और नई एनसीईआरटी को लोग पढ़ के आ रहे हैं। ये कारण हो गया नई एनसीईआरटी पढ़ने का। अब रही बात पुरानी एनसीईआरटी की, पुरानी एनसीईआरटी ऐसा नहीं है, बिल्कुल यूजलेस है। आप जो मार्केट का कचरा, हम उसको मार्केट का कचरा ही बोलते हैं, जैसे दृष्टि है, घटना चक्र है, पता नहीं कितने कितने चक्र है मार्केट में, वो सब चक्र पढ़ने से अच्छा है आप पुरानी एनसीईआरटी पढ़ लो, वो भी बेस्ट सोर्स है पुरानी एनसीईआरटी। हमने ये नहीं कहा कि पुरानी एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, बट क्वेश्चन जो बनेगा वो नई एनसीईआरटी से बनेगा। और पुरानी एनसीईआरटी का यूज क्या है? पुरानी एनसीईआरटी का ये यूज है, उससे आपकी सोच डेवलप होगी, उससे आप जान पाएंगे अशोक बेहतर कैसे था, अब जान पाएंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या था, अब जान पाएंगे हर्ष क्या था। मतलब पहले जो एनसीईआरटी थी उसमें ज्यादा मटेरियल था। जब आप मेंस में लिखते हैं ना इन चीजों को, तब जरूरत पड़ती है आपको मेंस के लिखने समय। तो प्रीलिम्स के लिए पुरानी एनसीईआरटी का कोई यूज नहीं है, लेकिन एक आपको आइडियोलॉजी तो बनती है दिमाग में। सपोज कीजिए क्वेश्चन आया, उन्होंने निम्नलिखित कथनों में क्वेश्चन दे दिया उन्होंने कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन बौद्ध धर्म के संबंध में गलत है या सही है। यूपीएससी क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, तो बौद्ध धर्म के संबंध में कथन सही या गलत, ये कहां से मिलेगा आपको? पुरानी एनसीईआरटी और नई एनसीईआरटी दोनों से। तो मेरा फाइनल में ये कहना है, आप नई एनसीईआरटी पहले पढ़िए, पुरानी एनसीईआरटी उसके बाद पढ़िए। मार्केट का कचरा पढ़ने से अच्छा है
पुरानी एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, ठीक है। और किसी को कोई डाउट एनसीईआरटी पे, नई पुरानी में, अभी पूछ लो। नहीं। यस, तो क्या पढ़ना है? नई वाली, न्यू। न्यू पढ़ना है, साथ में पुरानी भी पढ़ना है। उसके बाद मार्केट का जो बंडल है जो, वो नहीं पढ़ना है, ठीक। ऐसा नहीं है उसमें गलत लिखा है अरहंत में या किसी दृष्टि में, ऐसा नहीं है, वो गलत है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपका काम इतने में चल जा रहा है तो क्यों उसको पढ़ोगे? इन्हीं को 10 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, 50 बार पढ़ो, इन्हीं को पढ़ो, ठीक है। तो ये चीज है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, तो पहले आपको न्यू एनसीईआरटी पढ़ना है, फिर ओल्ड पढ़ना है। उसके बाद आता है यहाँ पे तीन एनसीईआरटी है, एंशिएंट है, मिडिवल है और मॉडर्न है। तो आज अभी हम बात करेंगे, शुरुआत करेंगे जो पहले पार्ट से, एंशिएंट इंडिया से, ठीक है, एंशिएंट इंडिया। अब आप ये मत समझना कि इसमें सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री, सिर्फ एटलस, सिर्फ इसमें एनसीईआरटी का ही सिलेबस है। हम कोशिश कर रहे हैं एनसीईआरटी का कंप्लीट लेने के बाद कुछ और भी चीजें हैं जो आपको समझा सकते हैं, तो वो भी समझा देंगे, क्योंकि ये सिर्फ कोई नहीं, अरे इन्होंने फीस तो एनसीईआरटी की दी है तो हम एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा हम नहीं सोचते। आपको समझ में आना चाहिए कि रियल में पाषाण काल है तो है क्या, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता है तो है क्या। तो सिंधु घाटी सभ्यता जब हम डिस्कस करेंगे तो हम ये नहीं सोचेंगे कि ये एनसीईआरटी में नहीं है तो उसको नहीं बताना है, तो जहां पे जो भी जरूरत है हम उसको बताएंगे, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, तो इसको लिए निश्चिंत रहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंशिएंट इंडिया की। अच्छा, एक बेसिक क्वेश्चन है हमारा कि जब भी आपका इंटरव्यू में क्वेश्चन बनता है और एंशिएंट से, मतलब हिस्ट्री से ही बनता है, अगर सीधे सीधे हम पूछेंगे आपसे कि व्हाट इज हिस्ट्री, इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी में आप एक लाइन में बोलने की आदत डाल लीजिए, यूपीएससी में एक लाइन में बोलने की आदत डाल लीजिए, बहुत जरूरी है। यूपीएससी में कम शब्दों में बोलने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि जो इंटरव्यू है वो केवल आपके कम्युनिकेशन को देखता है, वो केवल आपके बोलने की क्षमता को देखता है। क्या लगता है आपको, वो सीधे सीधे पूछता है, अच्छा अशोक के बारे में बताओ कुछ। वो इंटरव्यू सिर्फ लेता है 20 से 30 मिनट का, है ना, 20 से 25 मिनट का, बहुत हो जाए तो 40 मिनट मैक्सिमम, कभी 1.5 घंटे किसी इंटरव्यू नहीं चलता है, 25, 30, 27, 28 इतना ही होता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन के लिए वो 2 से 3 मिनट देते हैं, बहुत ज्यादा 1 मिनट भी नहीं देते, सही से 1 मिनट भी नहीं देते हैं। तो मेरा मतलब है आप जो भी पढ़ें उसको बोलने की क्षमता विकसित करें। जैसे हमने कहा व्हाट इज द हिस्ट्री, तो आप कुछ भी बोलें, एक बात ध्यान रखना, यूपीएससी में जरूरी नहीं है क्या राइट है क्या रॉन्ग है, जरूरी ये है कि आप क्लियर बोलें और उसको प्रूफ करें, बस। तो बताइए क्या हो सकता है, व्हाट इज द हिस्ट्री, इतिहास क्या है, क्या बोलेंगे इसको? जो भी बोले सिंगल सेंटेंस बोलना है आपको, बताएं। एनसीईआरटी यहीं से शुरू होती है आपकी 12th क्लास की, जो पहला चैप्टर है प्रस्तावना का, बताएं क्या होता है हिस्ट्री जी। माइक बंद कीजिए, हम बताते हैं। देखिए क्या होता है, बहुत देखो आप लोग बोलोगे कि आज से पहले चीजों का अध्ययन ही इतिहास है, गलत नहीं है, है ना। भूतकाल का अध्ययन इतिहास है, ये भी गलत नहीं है, ठीक है। बीते हुए कल का अध्ययन इतिहास है, ये भी गलत नहीं है, ठीक है। आप जो भी बोलें स्पष्ट बोलें, और कोई एक डेफिनेशन नहीं है व्हाट इज द हिस्ट्री। अगर एक लाइन में हम बोलना चाहेंगे आप भी वही लाइन ज्यादा अच्छी लगेगी। और जब चीजें, पता है, जब चीजें, एक बात मैं आपको बता दूं, जब डेफिनेशन क्लियर नहीं है, किसी सर्वमान्य परिभाषा नहीं है, तो आपको ऐसी परिभाषा बोलनी है जिसमें ज्यादा से ज्यादा चीजें डिफाइन हो जाएं। आप समझ रहे हैं मेरी? अगर एक सर्वमान्य मत नहीं है तो आपको ऐसा मत बोलना है, ऐसी बात बोलनी है जिसमें ज्यादा से ज्यादा बातें कवर हो जाएं, यही बेस्ट होगा आपके लिए, ठीक। ज्यादा से ज्यादा कवर हो और शब्द कम से कम हो, सबसे अच्छा यही होता है बच के निकलने का, ठीक है। तो हिस्ट्री की बात करते हैं, रिकॉर्डेड मटेरियल इज हिस्ट्री, रिकॉर्डेड मटेरियल इज हिस्ट्री। इसको हिंदी में क्या बोलोगे? रिकॉर्ड की हुई सामग्री है, रिकॉर्ड
की हुई सामग्री। अब सामग्री में बहुत सी बातें आ गई, ठीक है। अब सामग्री में बुक्स भी आ गई, सामग्री में स्थापत्य कला भी आ गई, सामग्री में भवन भी आ गए, जगह भी आ गई, ठीक है। तो भूतकाल का अध्ययन, अगर आप बोलेंगे ऐसा काल जिसमें राजाओं का अध्ययन होता था, तो स्थापत्य कला छूट गई, है ना। तो रिकॉर्डेड मटेरियल, इंग्लिश में भी लिखते जाना आप लोग, रिकॉर्डेड मटेरियल स्टडी इज अ हिस्ट्री, ठीक है। या हम कह सकते हैं बीते काल का, है ना, बीते काल का अध्ययन, अध्ययन इतिहास है, ये भी गलत नहीं है, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं कि रिकॉर्डेड मटेरियल इज हिस्ट्री, रिकॉर्डेड मटेरियल इज हिस्ट्री, ये भी ठीक है। लेकिन जब आप ये लाइन बोलोगे ना तो ज्यादा फर्क पड़ेगा उस पर, ठीक है। रिकॉर्डेड, और एक बात आपको बता दूं, आपका मीडियम हिंदी हो या इंग्लिश हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंग्लिश में भी बोलेंगे तो भी दिक्कत नहीं है। और कोशिश आप ये कीजिए, चीजों को इंग्लिश में भी समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है, इंग्लिश में भी समझ। आप ये लाइन भले भूल सकते हैं, आप मेरी बात को आजमा के देखिए, कल आपको ये लाइन हमारी ज्यादा याद रहेगी, रिकॉर्डेड मटेरियल इज हिस्ट्री, इससे ज्यादा। क्यों याद रहेगी? उसका साइकोलॉजिकल रीजन है, हम लोगों के ज्यादातर दिमाग में चीजें हिंदी की भरी हुई हैं ज्यादातर, ठीक है। तो जब हम चीजें कोई नई एंट्री करते हैं तो वो हमें जल्दी नोटिस में आती है, क्लियर है ना। अगर मान लीजिए ये व्हाइट बोर्ड है और इस पे हम कोई व्हाइट इंक चला दें तो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि खुद में व्हाइट है। अगर उस पे हम ब्लैक इंक चला देंगे तो हमें दिखाई देगा, ठीक है। साइकोलॉजी हमारी समझ रहे हैं कि नहीं, कि इंग्लिश में कुछ चीजों को समझना, पढ़ना, लिखना, याद करना इसलिए जरूरी है ताकि वो परमानेंट मेमोरी में आपकी चली जाए, समझ में। एग्जाम में भले आप हिंदी में लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको इंग्लिश में याद रखना, समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आपके दिमाग में चीजें वो हिंदी में है। जब इंग्लिश में चीजों को समझोगे, लिखोगे, तो आप वो दिमाग में नई चीज आएगी और नई चीज हमेशा याद रहेगी, समझ गए मेरी बात। तो ये चीज है। तो बीते काल का अध्ययन इतिहास है, रिकॉर्डेड मटेरियल इज अ हिस्ट्री, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है, बता दीजिए। उसके बाद हमने कहा कि इतिहास है क्या, उसको हम समझ गए, ठीक है। इतिहास क्या है, जब हम बेसिक चीजें समझा देंगे तो हम आप स्टोन एज पे आएंगे और पाषाण काल पे आएंगे, ताम्र पाषाण पे आएंगे, सिंधु घाटी सभ्यता पे आएंगे, और यहीं से एनसीईआरटी की शुरू होती है, एनसीईआरटी की शुरुआत होती है। लेकिन हम इससे पहले ये भी बता दें कि इतिहास है क्या, कि अगर आप कहीं आपको बोलना पड़े, हमने पहले भी बोला है, हम केवल एनसीईआरटी ही नहीं करेंगे डिस्कस, साथ में और चीजें भी करेंगे जिनकी आपको जरूरत है। देखिए अभी ना ये जो आपका क्लास है अभी ये बंद हो जाएगा आधा मिनट में, 1 मिनट में, तो आप उसी लिंक पे क्लिक करके फिर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। सब लोग फिर से ज्वाइन कर लेना। अब इतिहास क्या है वो हम समझ गए, यानी बीते काल का अध्ययन करना इतिहास कहलाता है, या रिकॉर्डेड मटेरियल इज अ हिस्ट्री। अब उसके बाद है इतिहास जो है वो 3 टाइप से हम बांटते हैं इतिहास को, 3 टाइप से। कौन से टाइप से? एक होता है प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक